हरे कृष्ण एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसे क्लासेस में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 जो हम साइंस का पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जाइए पहले उसे देखिए, तभी आपको आज का लेक्चर नंबर 2 बेटर वे में समझ में आएगा। और हम लेने जा रहे हैं हमारा तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बात करी थी। वहां पे हमने बहुत अच्छे से समझा था कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में जब कोई चेंज आता है तो हम उसे केमिकल चेंज बोलते हैं। उसी पे बेस्ड है बेटा केमिकल रिएक्शन। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब कि जब भी हमें देखने को मिलेगा कि कोई केमिकल चेंज हुआ है, हम ये समझ जाएंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल चेंज का होना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विद एंटायर न्यू प्रॉपर्टीज आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब इसका? हमने बोला कि केमिकल चेंज का होना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब मान लो मेरे पास है कार्बन, ओके, और अगर मैं इससे करता हूं बर्न, अगर मैं कार्बन को बर्न करता हूं तो यहां पे बनेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो यहां पे ये क्या हुआ है? ये एक केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज कैसे हुआ है? देखिए, ये हमारा सॉलिड स्टेट में था तो यहां पे ये गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। ये कार्बन है, एक अलग मैटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग मैटर है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने एक सब्सटेंस लिया जो केमिकल चेंज के बाद में बिल्कुल एक नए सब्सटेंस में बदल गया। इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग अलग है, ठीक है। तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा हम बोलेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर है? आगे देखिए, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। अब ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या मतलब है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टीज एकदम अलग अलग होगी। चलो मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास दो कंपाउंड है A प्लस बी, ठीक है, और वो दोनों रिएक्शन करके बनाते हैं C प्लस डी। तो ये जो A प्लस बी है, तो रिएक्शन से पहले ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद में जो बनता है बेटा इन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ओके। सो इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो केमिकल चेंज के बाद में या केमिकल रिएक्शन के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट और जो हमारा रिएक्टेंट था, दोनों की प्रॉपर्टीज एकदम अलग अलग होगी। क्लियर है? आगे, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अब जब भी कोई केमिकल चेंज होगा या मैं बोल सकता हूं कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलेंगे, कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, मतलब कि वहां पे कोई ना कोई गैस जरूर निकल रही होगी, ओके। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर, वहां पे हो सकता है कि टेम्परेचर बदलता हुआ हमें मिले। तीसरा, चेंज इन कलर, हो सकता है जो हमने कंपाउंड लिया था उसका कलर चेंज हो जाए। फोर्थ, चेंज ऑफ स्टेट, जैसे यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में था और रिएक्शन के बाद में ये गैसियस स्टेट में है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इनमें से कोई भी चेंज हमें देखने को मिल सकता है। एक साथ सारे के सारे चेंजेस आपको एक रिएक्शन में नहीं मिलेंगे, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बट ये हमारे पास बोल सकते हो कि एक पहचान करने के लिए काफी है कि हमें पता चल जाए कि कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे मान लो मैंने कार्बन को बर्न किया तो मेरे पास कौन सी गैस बनी? CO2 गैस बनी। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, अब मैं कार्बन को अगर नहीं जला रहा हूं तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और अगर मैंने इसको बर्न किया है तो बर्न करने के बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज होना स्टार्ट होगा। चेंज इन कलर, कार्बन इज अ कोल, इसको अगर मैं बर्न करता हूं तो बर्न करने से पहले इसका कलर ब्लैक होगा, कोयला। और अगर मैं इसको बर्न कर देता हूं तो उसके बाद जो गैस निकलेगी उसका कलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हल्का सा ब्लैक हो सकता है, थोड़ा सा ब्राउनिश भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कोल है। चेंज ऑफ स्टेट का मैंने बता ही दिया कि अगर ये सॉलिड में था तो हमें गैसियस स्टेट में मिला। तो इस तरीके से ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल, जो हमने यहाँ पे समझा, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे बनता है?
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों गैसेस को जब हम मिलाते हैं तो वाटर बनता है। अब देखो एक चीज समझो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, ये गैसेस है, ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, लिक्विड फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे हो सकता है स्टेट बदल जाए, हो सकता है गैस निकले, कुछ चीजें होगी जो इन चारों में से कोई भी चीज हमें देखने को मिल सकती है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशंस वर्ड के ऊपर पहले थोड़ी सी बात करते हैं। इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं मैथमेटिक्स में इक्वेशन की बात करूं तो हमारे पास तीन चीजें होती है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, और इनके बीच में एक इक्वल टू का साइन होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन हमारे पास ये मैथ्स की है जिसमें हमारे पास LHS RHS और इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर ने लिखा x + 2 = 9, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, बट ये कैसी इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। बट केमिस्ट्री में हम किस तरीके की इक्वेशंस पढ़ेंगे उस पर हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हम जो इक्वेशन देखेंगे उसमें भी सेम हमारे पास एक LHS होगा, एक RHS होगा, बट इक्वल टू की जगह बेटा यहाँ पे हमारे पास एरो होगा। अब ये एरो ऐसे भी हो सकता है और ये कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों टाइप के एरोज आपको देखने को मिल सकते हैं, क्लियर है। तो जहां पे LHS RHS और एरो होगा हमारे पास, इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन चीज क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमने ये क्यों बनाया, ठीक है। हमने इस चीज को बेटा इसलिए समझा या इसलिए बनाया, ये इसलिए डेवलप हुई क्योंकि जब मैं बोलता हूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, इतना आपको पता है, ठीक है। जब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, इस रिएक्शन को, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो मुझे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लिए, कितना ऑक्सीजन लिया और मेरे पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर आया। मतलब कि ये इंफॉर्मेशन बेटा इनकम्प्लीट है, मुझे ये नहीं पता मैंने कितना हाइड्रोजन लिया, कितना ऑक्सीजन लिया और मेरे पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर मुझे मिला। तो इसी रिएक्शन को जब हम पार्ट लेने वाले जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास जो बनता है उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, ऑक्सीजन को O2 से, और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे H2O, दैट इज वाटर। तो हमने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशंस। अब नाउ डेफिनेशन पढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशंस आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या है, सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन है ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, रिएक्शन करने वाले उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, एंड द प्रोडक्ट, और ये जो हमें मिलता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव केमिकल फॉर्मूला। तो हम उनको उनके केमिकल फॉर्मूले में अरेंज करते हैं और जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो हमारे पास बेटा केमिकल इक्वेशन दो टाइप की हो सकती है, केमिकल इक्वेशन दो टाइप की हो सकती है। सबसे पहली होती है हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है और कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड है? तो इसके लिए हम बेटा एक लॉ यूज करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह लॉ क्या बोलता है? ये लॉ क्या बोलता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रिएक्शन होने से पहले एलिमेंट्स का मास और रिएक्शन होने के बाद एलिमेंट्स का मास सेम होना चाहिए, ठीक है। जो एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं मास उनका हमेशा सेम रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके मास का
टोटल, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे उनके मास का टोटल सेम रहना चाहिए। और अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि वो इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड होगी। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स अगर इक्वल नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट, तो उसे हम बोलेंगे बेटा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर ये चीज इक्वल हो जाती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट, तो हम बोलेंगे कि यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के आपको मैं दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है N2 प्लस H2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये हमारे पास बनता है NH3। नाउ यहां पे देखेंगे कितने नाइट्रोजन है बेटा, यहां पे 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर नाइट्रोजन कितना है 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं 3 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट में दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर मैं इधर एक इक्वेशन की बात करूं सो जैसे Mg प्लस O2 बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे बनेगा बेटा 2MgO। ठीक है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे 2Mg है, 2 ऑक्सीजन है और इधर 2Mg 2 ऑक्सीजन, ये जो नंबर है 2 ये सबके लिए काउंट होगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। हाँ मैंने इसे बैलेंस किया है। अब हम सीखेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे और हम बात करेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहां पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इसको सीखने के लिए ये एग्जांपल आपकी बुक में यूज किया हुआ है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। नाउ हम एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ये सीखेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक तरफ लिखना है एलिमेंट्स, एक तरफ लिखना है रिएक्टेंट्स और एक तरफ लिखना है प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ हमारे पास यहां कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हमारे पास है Fe दैट इज आयरन, हमारे पास है H हाइड्रोजन और हमारे पास है ऑक्सीजन। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स है आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, Fe, H और O, ये 3 एलिमेंट्स इस रिएक्शन में। मुझे बताओ रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट होता है ये वाला साइड, इधर कितने आयरन है, तो हम बोलेंगे सर इधर 1 Fe है। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, इधर 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर के एलिमेंट्स पहले लिखने हैं कितने हैं। फिर प्रोडक्ट में आ जाओ, आयरन कितने हैं 3, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 4। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अभी प्रोडक्ट में 3 Fe है और इधर 1 Fe है, तो मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे 3 का यूज करना है Fe को बैलेंस करने के लिए। तो मैं 3 कहाँ लगाऊंगा बेटा, मैं 3 लगाऊंगा एलिमेंट के आगे। कभी भी आप एलिमेंट के पीछे और उसके बीच में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब ऐसे आप इनके बीच में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमेशा आपको अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो आगे ही यूज होगा। तो हम Fe के आगे 3 लगा देंगे, तो अब हमारे पास यहाँ भी 3 Fe, यहाँ भी 3 Fe। ठीक है, तो ये दोनों बैलेंस है। अब हमारे पास है इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर 1 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा बेटा 4 से मल्टीप्लाई। आपको हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई ही यूज करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ होगी, जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लगाया
तो मैंने क्या बोला था, ये नंबर इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो 4 to the 8 ऑक्सीजन हो गया, देखो 2 हाइड्रोजन पहले से थे और 4 to the 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा अपने आप 8 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 2 से कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4, जिससे हमारे पास 8 आ जाएगा। तो मैं 4 कहाँ लगाऊंगा बेटा, 4 लगाऊंगा इधर, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को 1 by 1 बैलेंस कर सकते हैं और हमें मिल जाएगी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया है कि हम किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।